स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर मेन स्ट्रीम मीडिया और बौद्धिक वर्ग लगभग पूरी तरीके से साइलेंट है, नजरअंदाज कर रहा है। पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं ईरान पर, इजराइल पर और वेस्ट एशिया में गिरती हुई मिसाइलों पर। लोग तेल की कीमतों की बात कर रहे हैं, लोग डॉलर और रुपए के उतार चढ़ाव की बात कर रहे हैं, लोग LPG क्राइसिस की बात कर रहे हैं। लेकिन सच मानिए, असली संकट आपकी कार के टैंक में नहीं है, बल्कि यह आपके किचन की थाली में आने वाला है। आज हम बात करेंगे उस साइलेंट क्राइसिस की जिसे फर्टिलाइजर क्राइसिस कहते हैं, और एक ऐसा संकट है, यह ऐसा संभावित संकट है जो अगर अभी नहीं संभाला गया तो 2022 से भी बड़ा ग्लोबल फूड शॉक पैदा करेगा, और इसीलिए इसकी डिटेल्स को समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, अक्सर हम लोग ऐसा सोचते हैं कि मिडिल ईस्ट में होने वाला युद्ध सिर्फ कूटनीति या हथियारों का खेल है, पॉलिटिकल और जियोपॉलिटिकल मामला है। लेकिन हकीकत यह है कि मॉडर्न एग्रीकल्चर पूरी तरीके से हाइड्रोकार्बन्स पर निर्भर है। अगर मैं आपसे यह कहूं कि आपके रोटी या चावल जो आप खाते हैं वह असल में एक तरह की जमी हुई प्राकृतिक गैस है, सॉलिडिफाइड नेचुरल गैस है, तो आप चौंक जाएंगे। लेकिन हर अनाज के दाने के पीछे एक जटिल रासायनिक श्रृंखला, एक हाइड्रोकार्बन प्रोटीन नेक्सस जुड़ा हुआ होता है, यूरिया। सबने इसका नाम सुना होगा। यह भारत के करोड़ों किसानों की जान है। उसका कच्चा माल क्या है? उसका कच्चा माल है नेचुरल गैस। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इस नेचुरल गैस से, और यह जो वेस्ट एशिया का क्राइसिस है उसकी वजह से इस नेचुरल गैस की चेन में सबसे कमजोर कड़ी पीड़ित हुई है और टूट रही है। तो वास्तव में एक तरीके की जो समस्या है उसमें हम विजिबल थ्रेट्स को तो बात कर रहे हैं, लेकिन इनविजिबल थ्रेट्स पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है, जहां पर सिस्टमेटिक फर्टिलाइजर कोलैप्स हो रहा है। बेसिक कैलोरिक इंटेक जो है, लोगों का जो भोजन है वह संकट में आने वाला है, और यह वास्तव में एक कॉम्प्लेक्स केमिस्ट्री है जिसे हमें समझना चाहिए। देखिए, इंसानी सभ्यता को फीड करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट तौर पर हमें चाहिए नाइट्रोजन, लेकिन मिट्टी में नाइट्रोजन सीमित है। और 20वीं सदी में जो हैबर-बोस प्रोसेस है, इन दो वैज्ञानिकों ने मिलकर के एक ऐसा तरीका निकाला था जिससे हाइड्रोजन जो है वो हवा से ले ली जाएगी और उसे नेचुरल गैस की मदद से अमोनिया में बदला जा सकता है। एक ये फॉर्मूला है N2 + 3H2 2NH3। यह जो फॉर्मूला है यह वो जादुई समीकरण है जिसने दुनिया की आबादी को 2 अरब से 8 अरब तक पहुंचा दिया है। आज दुनिया की 50% खाद्य उत्पादन इसी यूरिया पर डिपेंडेंट है, और अगर गैस की सप्लाई रुकी, अमोनिया का उत्पादन ठप हो जाएगा, और अगर अमोनिया का उत्पादन ठप हो जाएगा, अगर अमोनिया नहीं होगी तो फसल का उत्पादन यूरिया से नहीं हो पाएगा, यूरिया ही नहीं होगी। इसका सीधा मतलब यह है कि खेती की फसल में जो पैदावार है वह आधी हो जाएगी, एक प्रकार से आधी से कम हो जाएगी। और यह कोई थ्योरी नहीं है, यह एक रॉ केमिस्ट्री है जिसको आपको समझना चाहिए। अगर आप मैप को देखें, आप अपनी नजरों को इस मैप पर ले जाइए, स्ट्रेट ऑफ हार्मुज जो महज 21 मील की चौड़ाई वाला है, और वह है दुनिया का सबसे संवेदनशील चोक पॉइंट। लेकिन यहां से ग्लोबल इकोनॉमी की जुगुलर वेन गुजरती है। दुनिया का 20% से ज्यादा LNG और एक बड़ा हिस्सा फर्टिलाइजर का इसी ट्रेड रूट से होकर के गुजरता है। कतर हो, सऊदी अरब हो, ईरान हो, ये वो देश हैं जो दुनिया को एक खाद बनाने के लिए कच्चा माल प्रोवाइड कराते हैं, रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराते हैं। और अगर यहां एक भी चिंगारी भड़कती है तो ग्लोबल सप्लाई चेन पूरी तरह से रुक जाता है, और अभी तो यहां पर महासंग्राम चल रहा है। तो यह सिर्फ तेल का खेल नहीं है, वास्तव में यह पूरी दुनिया के पेट का भी रास्ता है जो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज से गुजरता है। देखिए, युद्ध जो होता है वह सिर्फ मिसाइलों से नहीं लड़ा जाता है, यह आर्थिक डर से भी लड़ा जाता है। हॉर्मुज में बढ़ते हुए तनाव से क्या हुआ, समुद्री बीमा का जो प्रीमियम है वो 400% तक बढ़ गया। अब आप कल्पना करिए कि ट्रांसपोर्टेशन कितना महंगा हो गया। शिपिंग कंपनियां अब रेड सी या हॉर्मुज से जहाज भेजने में कतरा रही हैं। जो जहाज आ भी रहे हैं उनका भाड़ा इतना बढ़ा हुआ है कि खाद की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अगर आप सोचिए कि खाद महंगी हो जाएगी तो फिर उसका इस्तेमाल कम से कम होगा, और खाद का इस्तेमाल अगर कम होगा तो निश्चित तौर पर पैदावार पर भी सीधा असर पड़ेगा। और यह एक ऐसा दुष्चक्र है जिसका अंत केवल और केवल महंगाई पर होगा और हमारे भोजन की उपलब्धता पर होगा। आप इसका एक केमिकल एंगल जो अभी तक बिल्कुल लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं उसको भी समझिएगा, लगभग पूरी तरीके से इग्नोर्ड है, और वह है सल्फर।
सल्फर बहुत क्रिटिकल है हमारे लिए। देखिए, यह फॉस्फेट फर्टिलाइजर्स का बेस होता है और यहां पर एक बहुत छोटा सा ट्विस्ट भी है जिसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि सल्फर कच्चे तेल की रिफाइनिंग का एक बाई प्रोडक्ट होता है। अगर मिडिल ईस्ट की रिफाइनरियों पर हमला हो रहा है तो निश्चित तौर पर, या वो बंद हो रही हैं, तो सल्फर की सप्लाई रातों रात खत्म हो जाएगी और सल्फर के बिना न खाद बनेगी, न दवाइयां बनेंगी और न ही आपके स्मार्टफोन का सेमीकंडक्टर बन पाएगा। तो यह एक तरीके से मल्टी सेक्टर कोलैप्स की शुरुआत है जहां पर आपको सल्फर की अवेलेबिलिटी समझिए एक तरीके से ये साइलेंट किलर के तौर पर काम करता है और इसका एक डोमिनो इफेक्ट होगा। जब क्रूड ऑयल रिफाइनिंग बंद हो जाएगी तो निश्चित तौर पर उसका बाई प्रोडक्ट सल्फर आप एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर पाएंगे और ग्लोबल इंडस्ट्रियल सप्लाई, चाहे वो फार्मा की हो, चाहे टेक की हो या एग्रीकल्चर की, कहीं भी ये सप्लाई संभव ही नहीं होगी। अब बात करते हैं भारत की, क्योंकि हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या तो हमारे अपने देश के लिए है। तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत के तहत यूरिया के उत्पादन में निश्चित तौर पर रिमार्केबल ग्रोथ की है, रिमार्केबल प्रगति की है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी है रॉ मटेरियल। हम खाद तो यहां बनाते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, लेकिन उसे बनाने के लिए जो प्राकृतिक गैस है वो तो हम विदेशों से मंगाते हैं और हमारी गैस की जो पाइपलाइन हो, हमारी गैस की पाइपलाइन या एलएनजी टर्मिनल्स सीधे गल्फ देशों से जुड़े हुए हैं। अगर हॉर्मुज में हलचल हो रही है तो भारत के प्लांट्स के पास भी पर्याप्त गैस नहीं होगी और अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप समझिए कि पूरी की पूरी कृषि अर्थव्यवस्था इस एक विदेशी चोक पॉइंट के भरोसे पर टिकी हुई थी और हमारा पूरा आत्मनिर्भर भारत अभियान जो खाद के संदर्भ में था वो कहीं ना कहीं स्टेक पर चला जाता है। अब खबरें जो आ रही हैं, क्यों इतनी चिंता का विषय है, क्यों इस पर इतनी बात कर रहे हैं हम, तो आप समझिए ग्राउंड जीरो से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत चिंताजनक है। भारत के बड़े यूरिया प्लांट्स आज अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। कई प्लांट्स 60% कैपेसिटी तक सिमट चुके हैं। गेल जैसे बड़े सप्लायर्स ने गैस की सप्लाई में भारी कटौती कर दी है। जब गैस की कमी होगी तो सबसे पहले खाद के कारखानों का कोटा ही काटा जाएगा ताकि घरों को और इंडस्ट्रीज को बिजली मिल सके। और हम क्या यह लेकिन भूल जाते हैं, और यह भूलना बहुत चिंताजनक भी है, कि अगर खाद नहीं बनेगी तो बिजली का क्या करेंगे, और जब रोटी ही नहीं होगी तो बाकी सब चीज़ों की सुविधाओं का क्या करेंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, हमें लगता है कि अभी जो सप्लाई है वो बेहतर ढंग से नहीं हो रही है। हॉर्मुज चोक है तो हो सकता है थोड़े समय में सप्लाई जब दुरुस्त होगी तो सारी व्यवस्थाएं सही हो जाएंगी। यह एक सामान्य परसेप्शन है, लेकिन ऐसा नहीं है। यूरिया प्लांट को आप पंखे के स्विच की तरह ऑन और ऑफ नहीं कर सकते हैं। इसमें कैटेलिटिक कन्वर्टर्स लगे होते हैं, जो कि अगर गैस की कमी के कारण एक प्लांट को बंद कर दिया जाएगा तो उसे दोबारा पूरी तरह से चालू करने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगेगा, मतलब लगभग 1 महीना लग जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर सप्लाई ठीक नहीं हुई, गैस की सप्लाई अगर आप मानिए ठीक हो भी जाती है, तो भी यूरिया का उत्पादन शुरू होने में कम से कम 1 महीना लग जाएगा। और यही इस संकट का सबसे खतरनाक हिस्सा है, जिसको हम प्रोडक्शन लैग कह सकते हैं। क्योंकि आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि हाल ही में कई ग्लोबल एलएनजी सप्लायर्स ने एक तरीके से जो फोर्स मेज्योरे डिस्क्लेमर होता है वो दे दिया है। आसान भाषा में समझने की कोशिश कीजिएगा कि ऐसी स्थिति होती है जब स्थितियां हमारे नियंत्रण में ना हो और हम कॉन्ट्रैक्ट के बावजूद गैस सप्लाई ना कर पा रहे हो तो इस तरीके के डिस्क्लेमर्स दिए जाते हैं। अब समझिए, पेट्रोनेट एलएनजी हो या गेल गैस कंपनियां हो, विदेशों से गैस लाने में संघर्ष कर रही हैं। ये कतर और कुवैत जैसे देशों में से आने वाली सप्लाई अब पूरी तरीके से अनिश्चित है। होगी तो कब होगी, कैसे होगी, सब कुछ डाउटफुल है। अब जब टेंडर होते हैं तो सप्लाई होती है, लेकिन जब इस तरीके की अप्राकृतिक घटनाएं होती हैं तो निश्चित तौर पर सप्लाई हैम्पर होती है और इसका असर डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन पर पड़ता है। ध्यान रखिएगा, भारत अब एक तरीके से एनर्जी के ट्रैप में फंस चुका है और एनर्जी वॉर के ट्रैप में फंस चुका है, और यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है। अब आप समझिए कि हमारे पास जो है समय बहुत कम है। हमारे पास समय कम क्यों है? क्योंकि अभी हम मार्च अप्रैल में चल रहे हैं। जून में खरीफ की बुआई शुरू होती है। किसान को बीज के साथ साथ सबसे पहले जो चीज चाहिए वो है यूरिया और डीएपी। भारत की जरूरत का 60% डीएपी भारत आयात करता है, जो मुख्य रूप से मिडिल ईस्ट से आता है और जॉर्डन से आता है। अगर हॉर्मुज और रेड सी का रास्ता मई तक प्रॉपरली नहीं खुलता है तो
खरीफ के सीजन की फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगी और यह भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। क्यों? क्योंकि हमारी 50% से ज्यादा खेती आज भी इसी पर निर्भर है और हमारी जनसंख्या का भी एक बड़ा हिस्सा इसी पर निर्भर है। तो इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है हमारे लिए, ये जो टाइम का शॉर्टेज पड़ रहा है। और अगर हम उसके बाद चालू भी करते हैं तो 1 महीने का गैप लगेगा जिससे हम उत्पादन शुरू कर सकें। ये मैं आपको पहले समझा चुका हूं। तो भारत सरकार की जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है, अब इसके इकोनॉमिक प्रोसेस को भी समझिएगा। जो फर्टिलाइजर सब्सिडी है वो लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए की सब्सिडी भारत सरकार जो फर्टिलाइजर्स हैं उन पर देती है। लेकिन यह आंकड़ा तब का है जब गैस कीमतें सामान्य थीं। अगर युद्ध के कारण गैस महंगी होगी तो यह सब्सिडी 2.5 लाख करोड़ रुपए पार कर सकती है। और भारत सरकार के पास अब 2 ही विकल्प बचेंगे। एक, वो अपना राजकोषीय घाटा बढ़ाए और दूसरा बड़ा होगा कि खाद के दाम बढ़ा करके महंगाई का बोझ सीधे किसानों और आम आदमी पर बढ़ा दे। और दोनों ही स्थितियां ऐसी होंगी जहां से निकलना भारत सरकार के लिए बहुत मुश्किल होगा। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो भी इकोनॉमी के लिए बड़ी प्रॉब्लम होने जा रही है, और अगर दाम बढ़ते हैं, चाहे वो किसानों के लिए बढ़े और इनडायरेक्टली आम जनता के लिए बढ़े, तो वह भी भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। तो मैंने आपसे पहले भी यही कहा था कि यह सिर्फ खेती की बात नहीं है। खाद बनाने में जो बाई प्रोडक्ट्स निकलते हैं वे फार्मास्यूटिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज की जान होते हैं। और भारत का जो विशाल जेनेरिक मेडिसिन इंडस्ट्री है वह भी, उसके भी रॉ मटेरियल के लिए इसी केमिकल चेन पर हमें निर्भर रहना पड़ता है। अगर गैस और सल्फर की सप्लाई रुकती है तो आपकी पैरासीटामोल से लेकर आपके स्मार्टफोन तक हर चीज की कीमत बढ़ेगी। और एक तरीके से यह सिस्टमेटिक इकोनॉमिक लिटमस टेस्ट की तरह होगा कि किस तरीके से हम अपनी इकोनॉमी को संभाल पाएंगे। देखिए, याद कीजिए 2022 रशिया यूक्रेन वॉर हो रही थी, तब फर्टिलाइजर की कीमतें 300 गुना बढ़ गई थी और दुनिया के कई हिस्सों में फूड रिलेटेड राइट शुरू हो गए थे। इस बार संकट का केंद्र मिडिल ईस्ट है और भारत से यह वास्तव में कहीं ज्यादा करीब है और भारत के लिए यह ज्यादा क्रिटिकल भी है। एक्सपर्ट्स ये चेतावनी दे रहे हैं कि अगर ईरान ने हॉर्मुज को ब्लॉक रखा तो फिर यह ग्लोबल हंगर का ट्रिगर बन जाएगा और भारत को अब सिर्फ आत्मनिर्भरता की बातें नहीं करनी होंगी, बल्कि हमें इमरजेंसी गैस रिजर्व्स और खाद के वैकल्पिक स्रोतों को भी तेजी से तलाशना होगा। तो निश्चित तौर पर निष्कर्ष बिल्कुल साफ है कि हमें युद्ध की आग देखते हैं हम कि वो भले ही देशों की सरहदों पर लगी हुई हो, लेकिन इसकी तपिश हमारे किचन तक पहुंच चुकी है। हॉर्मुज की घेराबंदी भारत के लिए एक वेकअप कॉल है कि हम अपनी खाद्य सुरक्षा के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को कैसे मेंटेन करेंगे। और यह आने वाले समय में, आगे आने वाले 2 महीनों में यह तय होने वाला है कि इस संकट से हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। और इस संकट पर आप भी अपना ध्यान जरूर बनाए रखिएगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण होने वाला है। खाद्य संकट निश्चित तौर पर आप इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो मैं आपको अपने सोशल मीडिया हैंडल्स बता देता हूं। यूपीएससी मेंटर पंकज सर, आप मेरे इससे टेलीग्राम और इंस्टा पर कनेक्ट हो सकते हो। ये मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, यहाँ पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक मिल जाते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारा प्रतिज्ञा P2I बैच लॉन्च हो रहा है। ये बैच प्रीलिम्स टू इंटरव्यू चलता है और इसमें आपके पूरे कंप्लीट जीएस की तैयारी कराई जाती है। महत्वपूर्ण रूप से हमारे बैचेज इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल हैं और हमारा बैच 26 मार्च से प्रारंभ हो रहा है। इस बैच में एडमिशन अगर आप लेते हैं तो आप एक PK लाइव कोड याद रखिएगा, जिससे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी ऑफर हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना इसके बारे में मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 18 बुक का सेट दिया जाता है। रेगुलर क्लासेस, मेंटोरशिप, टेस्ट सीरीज और ढेर सारी सुविधाएं हैं। रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स हैं। आप एक बार इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर या फिर हमारे ऐप या वेबसाइट पर जाकर इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। लेकिन जल्द से जल्द ज्वाइन कीजिए, क्योंकि 26 मार्च से हमारा बैच शुरू हो रहा है। थैंक यू सो मच। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।